मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत दुर्दशा नाटक जो हमने इससे पहले जिसके बारे में चर्चा करी थी, तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में आपसे बात करूंगी। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा विषय है, वो है भारत दुर्दशा नाटक की व्याख्याएं। कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं जो कई बच्चों के कॉल आए हैं मेरे पास कि मैडम उन व्याख्याओं को आप थोड़ा सा हमें स्पष्टीकरण कर दें। तो उनके कहने के अनुसार मैं ये व्याख्याएं यहाँ पे उनको थोड़ा सा समझा रही हूँ। हमारी पहली व्याख्या है कि यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दुतस करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था कि सुचगतम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि वह शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विधा, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। ये हमारे 2012 में भी व्याख्या आ चुकी है कोटा यूनिवर्सिटी में। इम्पोर्टेंट व्याख्या है ये हमारी। इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि हम संदर्भ एवं प्रसंग लिखते आए हैं। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूँ कि फर्स्ट ईयर में भी हमने व्याख्याएं करी हैं, सेकंड ईयर में भी करी हैं, तो थर्ड ईयर में भी जब हम व्याख्या लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ और प्रसंग। और संदर्भ में हमारे ये आता है कि प्रस्तुत नाट्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत दुर्दशा नामक नाटक से अवतरित है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम नाटककार भी कहा जाता है। ये हिंदी साहित्य के प्रणेता तथा भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भी रहे हैं। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी ये रहे हैं। भारत की दुर्दशा को देखते हुए अब प्रसंग ये है कि किस चीज के बारे में यहाँ बात करी जा रही है, तो किस प्रसंग के बारे में ये व्याख्या कह रही जा रही है। तो हम कहेंगे कि भारत की इस दुर्दशा को देखते हुए भारत प्रवेश करते हुए कहता है कि ये भारत भूमि आज किस दुर्दशा से ग्रसित हो गई है। जिस भारत भूमि पर पहले सभी प्रकार के सुख देखे जा सकते थे, उसी भारत पर आज मानव मूल्यों का नाश हो गया है। वह अपने आप को असहाय एवं निराश्रित समझते हुए आश्रय पाने की चेष्टा करता है तथा भारत को दुर्दशा पर आंसू बहाता है। अब हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक में यह वही भूमि है। भारत दुर्दशा नाटक में भारत प्रवेश करता है और कहता है कि यह वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दुतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था कि भारत की दुर्दशा को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और भारत की दुर्दशा पर वह आंसू बहाता है। वह भारत की इस दुर्दशा को देखकर कहता है कि हाय, क्या वह यही भूमि है जिस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के
दुतत्व करने पर भी दुर्योधन ने कह दिया था कि केशव, सुचयगतम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। महाभारत में पांडव कौरवों से संधि करते हुए कहते हैं कि उन्हें 5 ग्राम दे दिए जाएं। इस बात को कहने के लिए पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन उनसे अपनी भूमि देने के लिए मना कर देता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि बिना युद्ध लड़े तो केशव मैं 5 ग्राम तो क्या, सुई की नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। और आज हम उस भूमि को देखते हैं कि वह शमशान हो रही है। तो श्री कृष्ण से कहता है कि बिना युद्ध लड़े तो मैं 5 ग्राम भी नहीं दूंगा। जिस भूमि को वीरों में श्रेष्ठ दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी पांडवों को नहीं देता है, वह भारत भूमि कितनी श्रेष्ठ है। उस भारत भूमि के लिए भाई का भाई से युद्ध हो जाता है। जो भारत भूमि पहले सभी सुखों से परिपूर्ण थी, उसी भारत भूमि को देख ऐसा लगता है कि आज वह शमशान हो रही है, बदतर हो गई है। उस भारत भूमि की ऐसी दशा शमशान के जैसी हो गई है। सुखों से युक्त वो भारत भूमि आज दुखों का सागर हो गई है। उस भारत भूमि की आज ऐसी दशा हो गई है कि शमशान और उस भूमि में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। जिस भारत भूमि पर पहले सभी मानव मूल्य विद्यमान थे, सभ्यता, योग्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्यता, अब वो सब कहाँ गए? सब कुछ नष्ट हो गए। पहले उस भारत भूमि पर रहने वाले लोग योग्य, उदार, विधा से युक्त, बलशाली, सत्यवान हुआ करते थे। लेकिन आज उसी भूमि के लोगों में ये सारे गुण नष्ट हो गए हैं। ये भारत भूमि पहले धन धान्य से युक्त थी। वह सभ्यता और संस्कृति आज इस भूमि से कहाँ गायब हो गई है? कौन है जिसने आज इस भूमि से सभी गुणों को नष्ट कर दिया है, जिसने आज भारत भूमि को इतना खोखला कर दिया है? कहते हैं, अरे पामर जयचंद्र, अरे नीच जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था, कि तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। अगर तुम उत्पन्न नहीं होते तो आज मेरी यह दशा नहीं होती। अरे तुम तो इतने नीच थे कि तुमने अपने मौसेरे भाई पृथ्वीराज चौहान के साथ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को राष्ट्रघाती रूप दे दिया और पृथ्वीराज का विनाश करने के लिए तुमने गजनी से शहाबुद्दीन गोरी को देश पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। तुमने ऐसा देशद्रोह क्यों किया? तुम्हारे इसी देशद्रोह के कारण आज मेरी ऐसी दशा हुई है। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब इस भूमि का व्यक्ति ही इसके साथ विद्रोह कर देता है तो औरों को तो हम क्या दोषी कहें। हाय, ऐसे समय में अब कोई भी मुझे शरण देने वाला भी नहीं है। कौन है जो मुझे अब शरण देकर मेरी दशा को सुधार सकेगा? ऐसी दुर्दशा में अब कौन मुझे सहारा दे सकेगा? भारत अपनी दुर्दशा को देखते हुए स्वयं को निराश्रित एवं असहाय समझते हुए आंसू बहाता है। वह किसी का आश्रय पाने के लिए तथा भारत की दुर्दशा को देखकर रोता है। अगर हम नीचे अब टिप्पणी इसकी लिखेंगे तो हम 2-4 लाइनें डाल सकते हैं कि इसमें भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है।
अपने मौसेरे भाई पृथ्वीराज चौहान को देश पर आक्रमण करवाने के लिए जयचंद को पामर की संज्ञा दी गई है। पामर मतलब नीच की संज्ञा दी गई है। भारत भूमि को शमशान के समान कहा गया है और भारत के द्वारा स्वयं को निराश्रित कहा गया है। इसकी नेक्स्ट दूसरी जो व्याख्या है वो ये है, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेज अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से ओगुन, हा हा हा। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों का दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि उनकी डिसलॉयल्टीज में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो मेरा बड़ा मित्र है उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जैसे कि हमने पहले बताया है आपको, कि भारत दुर्दशा नामक नाटक से अवतरित है। ये नाट्यांश भारत दुर्दशा नाटक के तृतीय अंक से अवतरित है। भारत दुर्दशा नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया है और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी रहे हैं। इसमें अगर ये देखा जाए तो भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा का मजाक करते हुए प्रवेश करता है और भारत देश पर चारों तरफ से आक्रमण करने की योजना बनाता है। वो भारत की जो थोड़ी बहुत सही स्थिति से बची है उसे नष्ट करने की योजना बनाता है। जो लोग भारत की स्थिति को सुधारना चाहते हैं वह उन लोगों का दमन करने की योजना भी बनाता है तथा उनकी खिल्ली उड़ाता है। अब हम व्याख्या में देखते हैं कि एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। कि भारत दुर्देव आता है और भारत की दुर्दशा का मजाक बनाता है। भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा का मजाक बनाते हुए कहता है कि भारत के पास जितनी भी भूमि थी तथा जो भी कुछ था वह सब कुछ हमने ले लिया। हमने भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। अब तो भारत के हाथ में केवल एक तस्सा बाकी है, अर्थात भारत के पास अब 1.25 इंच के माप के बराबर भूमि है। एक तस्सा मीन्स 1.25 इंच की माप के बराबर, अर्थात थोड़ी सी दूरी की ही भूमि है जो कि ना के बराबर है, जो कि नगण्य है। और जो बची हुई थोड़ी सी भूमि है उनके पास में है, वह भी अब मेरे ही पास में होगी। अब ये थोड़ी सी भूमि भी उनके पास थोड़े ही दिनों के लिए है। थोड़े दिनों के बाद तो मैं उस भूमि को भी साफ कर दूंगा। भला हमारे बिना ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेज अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। वो कह रहे हैं कि हमारे अलावा इस काम को और कौन कर सकता है। भारत की दुर्दशा का जिम्मेदार मैं ही तो हूं। ये दुर्दशा जो भारत की हुई है उसका एकमात्र कारण अंग्रेज ही तो हैं। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से ही भारत की ये दुर्दशा हुई है और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था ने हिंदुओं को भी अपनी लपेट में ले लिया है। हिंदू भी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का विरोध नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था होने पर हिंदू सुधर ही नहीं सकते थे। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में कुछ अच्छा भी था, लेकिन उस व्यवस्था के होने पर भी हिंदू नहीं सुधरे। अंग्रेज अपने साथ भारत में बहुत कुछ लेकर आए, बहुत कुछ। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में बहुत से गुण थे और बहुत से अवगुण भी थे। अंग्रेज अपने साथ सभ्यता, शिक्षा, धन, सुव्यवस्था, स्वच्छता एवं विज्ञान लाए, लेकिन भारतीयों ने उन्हें गुणों को नहीं अपनाया। इन गुणों को अपनाने में भारत की उन्नति हो सकती थी, भारत का स्तर और भी ऊंचा उठ सकता था, लेकिन भारतीयों ने तो अंग्रेजों से अवगुणों को ही ग्रहण किया, गुणों को लिया ही नहीं। भारतीयों ने अंग्रेजों के फैशन, मद्यपान,
और ये कह सकते हैं हम कि उनके फैशन को, उनके मद्यपान को और सभ्यता, शिक्षा, धन, सुव्यवस्था एवं विज्ञान में लाए, लेकिन भारतीयों ने उन गुणों को भी नहीं अपनाया। इन गुणों को अपनाने से भारत की उन्नति हो सकती थी, भारत का स्तर और भी ऊंचा उठ सकता था, लेकिन भारतीयों ने तो अंग्रेजों से अवगुणों को ही ग्रहण किया। अंग्रेज अमलदारी में हिंदू तो भी नहीं सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण ही लिया। और कह रहे हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हाँ हाँ, पर एक चने से क्या भाड़ फोड़ेंगे। उनके कहने का मतलब यह है कि भारत में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वे लोग अंग्रेजी के अवगुणों से बच गए हैं। वे लोग मिलकर इस देश की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। कुछ सभ्य लोग भारत के इस गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। भारत दुर्दैव उनका मजाक बनाता है कि केवल 2-4 लोग ही हैं जो स्थिति को सुधार सकते हैं। वो यही कहते हैं कि अकेला चना कभी भी भाड़ को नहीं फोड़ सकता। उसी प्रकार कुछ लोग मिलकर भारत की इस स्थिति को नहीं सुधार सकते। इसके लिए संगठन की जरूरत है। केवल थोड़े से लोगों के आगे बढ़ने से ही देश की स्थिति नहीं सुधर सकती। उनका प्रयत्न करना व्यर्थ है। भारत दुर्दैव कहते हैं कि जो लोग इसकी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, मैं उनका दमन करने के लिए जिले के हाकिमों से नहीं कहूंगा। इनको अंग्रेजी शासन से राजद्रोह करने के जुर्म में पकड़ो और उनको दमन करने के लिए मैं किसी को हुक्म नहीं दूंगा, अपितु इन्हें पूरी तरह से बेदखल तथा पद से विमोचित करने के लिए कहूंगा। जो लोग मिलकर इस देश की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, मैं उनका पूरी तरह से विनाश कर दूंगा, और जो मेरे चापलूस हैं तथा भारत को जितना ज्यादा बिगाड़ना चाहते हैं, उसे मैं उतना ही बड़ा मेडल और खिताब दूंगा। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, कि जितना ज्यादा बिगाड़ना चाहते हैं उसे उतना ही बड़ा मेडल और सम्मान दूंगा। जो लोग भारत की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं वही मेरे सबसे बड़े मित्र होंगे, मैं उन्हें सम्मानित करूंगा। मूर्ख हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति मूर्ख हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ कार्य करेगा वह व्यक्ति अपने विनाश को आमंत्रित करेगा। मैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं होने दूंगा तथा भारत को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर दूंगा। टिप्पणी में आप लिख सकते हैं कि भारत दुर्दैव के द्वारा भारत की दुर्दशा का मजाक उड़ाया जा रहा है। कई मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, अवगुण जिसको हम कहते हैं हिंदी में अवगुण। तो आज मैंने आपको ये 2 व्याख्याएं भारत दुर्दशा में से समझाई हैं। नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट जो हम अपना वीडियो देखेंगे उसमें बाकी की नेक्स्ट व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।